Hello guys, welcome to KS English classes. I am here with a new video for you after a long time, so sorry for that. So how are you guys? Hope so you all are very well and doing good in your study. तो आज हम आपके लिए एक पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आए हैं. पोएम का नाम है द डांस ऑफ द यूनक्स, कंपोज्ड बाय कमला दास. सो पोएम की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं जो पोएट्रीज और पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. बाकी पोएट्रीज के जो ऑटोबायोग्राफी है और उनके वर्क्स हैं उनके बारे में हम जो है अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज हमारा पूरा फोकस पोएम की एक्सप्लेनेशन पर रहेगा. तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो स्टार्ट करते हैं. कमला सुरैया दास ऑल्सो नोन एज माधवी कुट्टी. कमला सुरैया दास जो थी उनको माधवी कुट्टी के नाम से भी जाना जाता था. कंसिडर्ड इंडियाज पोएट लॉरिएट, सेट अ न्यू बोल्ड टोन फॉर इंडियाज women. She was a revolutionary writer. Kamala Das' poem epitomized the dilemma of the modern Indian women who attempt to free herself sexually and domestically. जो कमला दास की जो पोएम्स हैं उनमें जो है इंडियन की जो मॉडर्न वुमेन हैं उनके जो उलझन है, जो डिलेमा है, उसका खुलासा किया गया है, जो कि खुद को जो है फ्री करना चाहती हैं सेक्सुअली भी और डोमेस्टिकली भी. कमला दास हु लेटर इन हर लाइफ वॉज नोन एज कमला सुरैया. पहले जो है कमला दास था, इनका नाम वैसे माधवी कुट्टी था, और बाद में जब इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था तो कमला सुरैया कहलाई. शी वॉज बोर्न ऑन 31st March 1934. आई रिपीट इट अगेन, 31st March 1934 at Punnarakulam in the coastal region of Malabar in the state of Kerala in a Hindu family. तो ये एक जो है शॉर्ट सा जो रिव्यू है वो कमला दास के बारे में, पोइटीज़ के बारे में है. और अब जो है हम पोएम की बात करते हैं. द डांस ऑफ द यूनक्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कमला दास वॉल्यूम ऑफ द पोएम्स समर इन कैलकाटा, पब्लिश्ड इन 1965. ये जो पोएम है द डांस ऑफ द यूनक्स, ये कमला दास के एक पोएम्स का वॉल्यूम है उसमें से लिया गया है, जिसका नाम है समर इन कैलकाटा, जो कि 1965 में पब्लिश्ड हुई थी. द डांस ऑफ द यूनक्स इज़ द फर्स्ट पोएम इन दिस वॉल्यूम. जो ये पोएम है द डांस ऑफ द यूनक्स इस वॉल्यूम की फर्स्ट पोएम है. It is a bold poem written against the background of the poet's sudden contact with a man who, in her own words, had hurt her when she was just 14 or 15 years old. तो इसमें जो है जो पोएम का ये बहुत ही एक बोल्ड पोएम है. इसमें ये लगभग उस टाइम के बारे में लिखी हुई है जब वो सिर्फ 14 और 15 ईयर्स की थी और वो एक पर्सन के कांटेक्ट में आई थी. तो उस वक्त के बारे में, और जिसने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया था, उन्होंने हर्ट किया, उस पर्सन ने हर्ट किया था, तो उसके बारे में उन्होंने इसमें जो है यूनक्स के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को बताया है. द डांस ऑफ द यूनक्स डील्स विद द फ्रस्ट्रेटेड लाइफ ऑफ द यूनक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो इसमें जो है यूनक्स की जो फ्रस्ट्रेटेड लाइफ है इस वर्ल्ड में, उसके बारे में बताया गया है. तो इस पोएम की जो टोन है, द टोन ऑफ दिस पोएम इज़ वन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड द टेम्पर इज़ अ फीलिंग ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ लव. तो फिर हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन को. तो फर्स्ट लाइन है, इट वॉज हॉट. It was hot, so hot before the eunuchs came. बहुत गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी. कब? यूनक्स के आने से पहले. सो गाइज, यूनक्स का मीन्स है थर्ड जेंडर, जिन्हें हमारे समाज में अच्छी नज़र से तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है. ओके,
उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाई जाती हैं, कहीं दिख भी जाए हमें तो उनसे बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता है। स्पेशली अभी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, बट जिस टाइम ये पोएम लिखी गई थी उस टाइम तो मेरे ख्याल से जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा वर्स्ट रही होंगी। सो इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनक्स केम टू डांस। बहुत गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। कब? जब यूनक्स जो हैं डांस करने के लिए आए। वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड। उनकी जो स्कर्ट्स थी जो बहुत ही वाइड थी, चौड़ी थी, वो गोल गोल घूम रही थी। सिम्बल्स, सिम्बल्स यहाँ पे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसे हिंदी में झांझ बोलते हैं, जिसे जो है जो भी पर्सन बजाता है उसमें जो दो आई थिंक मेटल प्लेट्स होती है जिन्हें आपस में टकरा के बजाया जाता है। रिचली क्लैसिंग जो है वो एक दूसरे से टकरा रही थी। एंड एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग। और जो यूनक्स हैं उनकी जो पायल है, एंकलेट्स हैं, उनकी आवाज़ आ रही थी जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग। तो यहाँ पे ये जो एंकलेट्स की जो वॉइस को यहाँ पे बताया गया है जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ओनोमोटोपिया है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमोटोपिया। जब भी साउंड्स को डिनोट किया जाता है तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपिया होती है। बीनीथ द फायरी गुलमोहर, यानी किसके नीचे वो डांस कर रहे थे? एक फायरी यानी आग जैसा, यानी उस जले हुए गुलमोहर के नीचे। जले हुए यहाँ पे गुलमोहर का मतलब है फायरी, यानी इट मीन्स जो समर्स में गुलमोहर के पेड़ों पे जो है वो फ्लावर्स लगते हैं। और फ्लावर्स कैसे कलर के होते हैं? रेड कलर के। और वो रेड कलर के जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि पेड़ पर जो है वो क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है, फायरी। तो उन्होंने यही कहा है, फायरी गुलमोहर के नीचे। विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, उनकी जो ब्रेड्स हैं वो लॉन्ग हैं। ब्रेड्स मीन्स चोटियाँ। वो क्या कर रही हैं? जब वो डांस करते हैं, घूमते हैं, तो वो भी उड़ रही हैं हवा में। डार्क आइज फ्लैशिंग, उनकी जो काली आंखें हैं वो चमक रही हैं। दे डांस्ड एंड दे डांस्ड, ओह दे डांस्ड टिल दे ब्लड। वे नाचे और वो जब तक नाचे जब तक कि उनके जो पैर हैं वो खून से नहीं भर गए, यानी उनमें खून ब्लड नहीं आ गया। तो पैरों में ब्लड आने का मतलब, जब यूनक्स जो है वो डांस करते हैं तो वो बेयर फुट जो है डांस करते हैं, और वो जिस तेज़ी से नाचते हैं और वो तब तक नाचे जब तक कि उनके पैरों में ब्लड नहीं आ गया। वो इस वजह से क्योंकि वो बेयर फुट थे। देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स, उनके जो चीक्स हैं उन पर हरे रंग के, ग्रीन कलर के टैटूज बने हुए थे। जैस्मीन्स इन देयर हेयर, उनके बालों में जो है वो जैस्मीन के फ्लावर लगे हुए थे। सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, उनमें से जो कुछ थे वो उनका कलर कैसा था? डार्क था, यानी कि वो ब्लैक थे, काले रंग के थे, थोड़ा सांवला रंग था उनका। और उनमें से कुछ जो है वो किस तरह के कलर था उनका? ऑलमोस्ट फेयर कलर था, गोरा रंग था। देयर वॉइसेस वर हार्श, उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही हार्श थी, कर्कश आवाज़ थी। देयर सॉन्ग्स मेलैंकली, उनके जो सॉन्ग्स थे वो उदासी से, सैडनेस से भरे हुए थे। दे सीइंग ऑफ लवर्स डाइंग एंड और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न, उन्होंने जो गाने गाए वो लवर्स डाइंग, यानी कि जो लवर्स हैं, जो प्रेमी हैं, उनकी मृत्यु के गाने गाए, उनकी मौत के, डेथ के गाने गाए, और उन बच्चों के बारे में गाने गाए जो कि इस दुनिया में पैदा नहीं हुए। सम बीट देयर ड्रम्स, उनमें से जो कुछ थे वो ड्रम, वो उनके पास जो ड्रम थे उनको बजा रहे थे, उनको पीट रहे थे। अदर्स बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट्स एंड वेल्ड, और उनमें से जो कुछ थे, दूसरे थे,
वो सॉरी ब्रेस्ट्स। सॉरी ब्रेस्ट्स का मतलब यहाँ पे है, क्योंकि जो यूनक्स जो है वो उनमें जो ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो जो है चाइल्ड जो है बर्थ कर सकें, जो बेबी प्रोड्यूस कर सकें, तो इसलिए यहाँ पे सॉरी ब्रेस्ट दिया गया है। एंड वेल्ड, और वो जो है विलाप कर रहे थे। एंड राइज्ड इन वेकेंट एक्सटेसी, और जो है वो पीड़ा से छटपटा रहे थे। वेकेंट एक्सटेसी, देखिए वेकेंट मीन्स खालीपन और एक्सटेसी मीन्स अति आनंद, उन्माद। तो यहाँ पे खालीपन भी और उन्माद भी, तो ये कैसे हो सकता है? तो इट मीन्स वो जो है दुख में पीड़ा से छटपटा रहे थे, लेकिन वो ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि वो बहुत ही क्या हैं, वो खुश हैं और वो आनंद मना रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो बहुत ही खालीपन भरा हुआ था। वो दुखी थे, वो विलाप कर रहे थे और वो पीड़ा से तड़प रहे थे। दे वर थिन इन लिम्स एंड ड्राई, वो कैसे थे दिखने में? बहुत ही थिन, दुबले पतले से। उनके जो बॉडी पार्ट्स थे, अंग थे, लिम्स बॉडी पार्ट्स, एंड ड्राई, बहुत ही सूखे हुए से थे, जैसे कि वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार थे। लाइक हाफ बर्न्ड लॉग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स, उनके जो बॉडी पार्ट्स थे बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि किसी फ्यूनरल पायर, यानी कि जो चिता की लकड़ियां हैं उसकी जो हाफ बर्न्ड जो लकड़ियां हैं, यानी आधी जली हुई लकड़ियां हैं होती हैं, इस तरह के उनके जो है हाथ पैर थे या बॉडी पार्ट्स थे। तो यहाँ पे ये जो है लाइन है, लाइक हाफ बर्न्ड लॉग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर, इसमें जो है उसका कंपैरिजन किया गया है हाफ बर्न्ड लॉग्स का उनके बॉडी पार्ट से। तो यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? सिमिली है। अ ड्रॉट एंड अ रोटननेस वर इन ईच ऑफ देम, वो जो है उनमें से हर कोई कैसा था? एकदम सूखा हुआ। और रोटननेस होती है एक सड़न, यानी एक सड़न का एहसास, जिस तरह से जो है हड्डियां सूखने लगती हैं इंसान की, वो बहुत दुबला पतला सा हो जाता है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, तो उसकी जो है एक रॉटननेस का एहसास होता है। तो वो हर एक में वही एहसास हो रहा था, वही फीलिंग हो रही थी। इवन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज, यहाँ तक कि जो कौवे भी थे, क्रोज थे, वो भी पेड़ों पर कैसे थे? एकदम साइलेंट थे, एकदम चुप थे। एंड द चिल्ड्रन वाइड आइड, और जो बच्चे वहाँ खड़े हुए थे वो भी अपनी आंखें एक टक लगा करके, वाइड आइड चौड़ी आंखें करके, यानी एक टक उन्हीं को देख रहे थे। स्टिल ऑल वर वॉचिंग दीज पुअर क्रीचर्स, और यहाँ तक कि जितने भी वहाँ पे खड़े थे, ऑल वर वॉचिंग, जितने भी थे वो सभी इन बेचारे प्राणियों की ओर देख रहे थे। किन्वल्जन्स द स्काई क्रैकल्ड देन, जो है किन्वल्जन्स मीन्स नापसंदगी, आपत्ति करना, ठीक है, यानी कि जितने भी थे वो सभी की सभी जो है उनको देख रहे थे। द स्काई क्रैकल्ड देन, और तभी क्या हुआ कि स्काई जो यानी आसमान से चट चट की आवाज़ें आने लगी, क्रैकल्ड। तो यहाँ पे भी देखिए साउंड को डिनोट किया गया है, तो यहाँ पर भी ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है। देन थंडर केम, और जो है वो बादल गरजे, एंड लाइटनिंग एंड रेन, और फिर बिजली चमकी, यानी कि तभी जो है क्या हुआ, ऐसा लगा कि ये जिस तरह से उनको देख रहे थे ये जो है प्रकृति को पसंद नहीं आया, उन्होंने प्रकृति ने, कुदरत ने नापसंद किया, और तभी जो है बादलों से चट चट की आवाज़ आने लगी, बादल गरजने लगे, आसमान से चट चट की आवाज़ आने लगी, बादल गरजने लगे, और फिर बिजली चमकने लगी, और फिर बारिश होने लगी। तो किस तरह की बारिश हुई? अ मीगर रेन, बहुत ही हल्की बारिश। दैट स्मेल्ड ऑफ डस्ट, और जब वो डस्ट यानी वहाँ बिखरी हुई धूल के ऊपर पड़ी तो उसमें से किस तरह की स्मेल आई? एटिक्स एंड द यूरिन ऑफ लिजार्ड्स एंड माइस, और तो उस डस्ट में से जो है बिल्कुल इस तरह की जो स्मेल आई, इस तरह की बैड स्मेल आई जिस तरह से
एटिक्स में से। एटिक, देखो यहाँ पे जो एटिक वर्ड दिया है, एटिक का मतलब होता है अटारी। हम सभी जानते हैं, जिन्होंने पुराने घर देखे हैं, वहाँ रूम्स में एक तरफ को एक जो है सेपरेट जो है एक प्लेस होता है ऊपर की तरफ कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, तो उसे एटिक बोलते हैं। तो एटिक्स एंड द यूरिन ऑफ लिजार्ड्स एंड माइस, और उस एटिक पे जो है लिजार्ड्स और माइस ये जो है अपना घर बना लेते हैं। तो जिस तरह की जो इस बैड स्मेल है वो लिजार्ड्स एंड माइस के यूरिन से वहाँ एटिक में से आती है, बिल्कुल वैसी ही जो स्मेल है वो कहाँ से आ रही थी, उस जो डस्ट, वो जो धूल है, जो मिट्टी है, जो रेन होने के कारण से वहाँ पे जो है गीली हो गई थी, उसमें से आ रही थी। तो यहाँ पे एक जो लाइन है, विद राइद्र इन वेकेंट एक्सटेसी, तो जो है ये एक फ्रेज है और इसका मीन्स है बैरनेस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे अपनी जो जीवन का खालीपन है उसको उसकी जो है तुलना की है यूनक्स के जीवन के खालीपन से पोइटिस ने। तो जिस तरह से पोइटिस का जो जीवन है वो एकदम बैरन है और उसमें कोई भी जो है खुशी नहीं है, कोई उन्हें लगता है कि उन्हें कोई समझने वाला नहीं है और वो अपने जीवन में बहुत निराश हैं, अकेले हैं। तो इसी तरह की जो फीलिंग है, वो सेम फीलिंग वो किन में फील करती हैं, वो यूनक्स में फील करती हैं। तो इस तरह से जो है ये पोएम आप कह सकते हो कि ये जो कमला दास हैं उनकी लाइफ का ही एक एक्सपीरियंस है। तो ये जो पोएम ली गई है किस कलेक्शन से ली गई है, फ्रॉम समर इन कैलकाटा बाय कमला दास। तो गाइज़, आपको अगर मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।